हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही पॉजिटिव होंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के स्टडीज़। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, यहाँ तक टोंग तक पढ़ा था हमने। एलिमेंट्री कैनाल हमारा स्टार्ट हो गया था, टीथ और टोंग हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है एक्टिविटी, ये हमें देखना है। क्या दिया गया है आप सब ध्यान से देखिए। टेक सम वाटर दैट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर बॉइलिंग राइस। दिस वाटर हैज़ सम स्टार्च डिजॉल्व इन इट। जो हम राइस जब उबालते हैं तो उबला हुआ राइस का जो पानी होता है उसमें क्या होता है कि स्टार्च डिजॉल्व होता है। Add 2 to 3 drops of this water to 4 glass bowls और स्मॉल ट्रांसपेरेंट कटोरीज और ग्लासेस। छोटे छोटे बाउल में, बर्तन में हम यही पानी का 2 to 3 ड्रॉप्स ईच बाउल में डालेंगे एंड उनको ABCD करके लेबल कर देंगे। Add a teaspoon of plain water to each glass bowl। हर एक ग्लास बाउल में हम फिर टीस्पून ऑफ प्लेन वाटर उसमें डालेंगे। जो राइस का पानी हमने लिया था, उबला हुआ राइस का, उसमें हमें क्या करना है, 2 to 3 टीस्पून उसमें पानी डालना है। अब क्या करना है, नाउ ऐड ए टीस्पून ऑफ योर सलाइवा टू बाउल बी। हीट अनदर टीस्पून ऑफ योर सलाइवा ओवर अ फ्लेम फॉर अबाउट 20 seconds एंड ऐड दिस टू बाउल सी। यहाँ पर बाउल ए में सिर्फ और सिर्फ राइस वाटर डालना है, ठीक है। बाउल बी में क्या करना है, राइस वाटर और वाटर के साथ साथ सलाइवा भी डालना है। और इसमें क्या करना है, सी में हीटेड सलाइवा डालना है। डी में क्या करना है, आफ्टर अबाउट 10 minutes ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इन ईच बाउल एक्सेप्ट बाउल डी। अभी बाउल डी में कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइस वाटर प्रेजेंट है और पानी प्रेजेंट है, प्लेन वाटर। इसमें राइस वाटर और प्लेन वाटर, इसमें क्या हुआ कि सलाइवा है और इसमें सी में सलाइवा है लेकिन हीटेड सलाइवा। अब देखते हैं क्या आता है। टेबलेट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। क्या करना है, क्या रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, देखिए। प्रेजेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर आफ्टर द एडिशन ऑफ आयोडीन ड्रॉप शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। व्हाट हैपेंड इन द स्टार्च इन बाउल बी। बाउल बी में जो स्टार्च है उसके साथ क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि वाइट और ब्लू ब्लैक कलर नॉट अपियर इन बाउल बी एंड बाउल डी। बाउल बी में और बाउल डी में ब्लू ब्लैक कलर क्यों अपियर नहीं हुआ। जब स्टार्च होता है तो आयोडीन डालने से वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। क्यों होता है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, द ब्लू ब्लैक कलर डज नॉट अपियर इन बाउल बी because the saliva breaks the starch into simpler sugars which do not undergo a color change with iodine। जब बाउल बी में क्या हुआ कि सलाइवा ने ब्रेक करके इसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया। जो भी स्टार्च हमारे यहाँ पर प्रेजेंट था वो बन गया शुगर। इस वजह से यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सलाइवा का काम क्या है, वो डाइजेशन करता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है पहले ही मुंह में, बकल कैविटी में। तो इस वजह से यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज हाउएवर ए कलर चेंज इन बाउल सी। दिस इज बिकॉज द सलाइवा लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग स्टार्च आफ्टर हीटिंग। सी में क्या हुआ था, हमने हीटर स्टार्च डाला था। हीटर स्टार्च के डालने की वजह से क्या हुआ, जब ये हीट हो गया ना सलाइवा, तो इसका जो प्रॉपर्टी था, जो कि स्टार्च को शुगर में ये ब्रेक डाउन कर सकता था, तोड़ सकता था, वो प्रॉपर्टी इसने हीट के वजह से लूज कर दिया। और इसलिए यहाँ पे स्टार्च जो था वो स्टार्च ही रहा, शुगर में कन्वर्ट नहीं हो सका। इस वजह से इसमें क्या हुआ कि हमको हमारा कलर चेंज हो गया। और जो दो बच्चे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं डाला गया था, सिर्फ राइस वाटर था और पानी था, यहाँ पे भी सेम था, तो इस वजह से कुछ भी नहीं चेंज हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिकेशन ये हुआ कि जब भी कहीं पे हमारा शुगर का प्रेजेंस होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लू ब्लैक कलर में स्टार्च जब जहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है तो ब्लू ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो गया, कलर चेंज किया। इसका मतलब बी में स्टार्च प्रेजेंट है, राइस वाटर में स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च का प्रेजेंस यहाँ पे हमको पता चल गया।
ये तो था ऑब्जर्वेशन आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की ओर, जो कि है फूड पाइप। टीथ पढ़ा था, टोंग पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। द फूड पाइप इज ए लॉन्ग, नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द बॉकल कैविटी टू द स्टमक। फूड पाइप क्या है? बॉकल कैविटी को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। Food that has been chewed in the mouth is pushed downwards into the esophagus. From here, the onward movement of the food is due to the movement of the muscles present in the wall of the esophagus. तो जो esophagus के जो walls होते हैं, उन्हीं walls में क्या होता है कि उसमें जो मूवमेंट होता है वो एक इलास्टिक की तरह होता है, वैसे स्टिक नहीं होता है, इलास्टिक की तरह होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो उसमें जो मूवमेंट होता है उसके वजह से फूड का जो है ऑनवर्ड मूवमेंट शुरू होता है। अगर वो ऐसे इलास्टिक की तरह नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो फूड जो है हम जब निकलते हैं तो इसमें देखिए, पिक्चर में देखिए, फूड जब हम निकलते हैं तो वो नीचे नहीं जा पाता। अभी यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम यहाँ पर से फूड खाते हैं तो ये यहाँ पे जीभ के मदद से ये पुश होता है, पुश होकर फिर यहाँ आता है, और यहाँ से यहाँ ये कैसे आता है, यहाँ से यहाँ ये ऑटोमेटिक ही आता है। यहाँ पे इसको पुश करने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन इनके जो मसल्स के जो मूवमेंट है, जो पैटर्न है, जिस तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है, उस हिसाब से देखें तो ये इसके इलास्टिसिटी के मदद से ही वो फूड जो है यहाँ से यहाँ तक, स्टमक तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो वही फ्रॉम हियर द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। अब हम पढ़ेंगे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। इट क्लोजेस द विंड पाइप व्हेन वी swallow फूड एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द आवर लंग्स। इसका क्या काम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है एपिग्लॉटिस का। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि विंड पाइप के बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे विंड पाइप हमारा कौन सा है? विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ही इसके पीछे ही, फूड पाइप के साथ ही बराबर विंड पाइप होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक एपिग्लॉटिस होता है। ये एपिग्लॉटिस का क्या काम है? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम है, ये जब भी हम खाना निगलने जाते हैं तो ये फटाक से इसका जो ओपनिंग होता है विंड पाइप का, इसको ये क्लोज करता है। इसको अगर क्लोज ना करे, दोनों ही रास्ते खुला हो, तो फूड तो इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, लंग्स में खाना चला जाएगा। इसी वजह से ये क्या करता है, एसोफेगस इसको बंद कर देता है और ये वाला फूड पाइप को खुला रखता है, ताकि फूड के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचे और ये सीधा स्टमक की तरफ आ सके। अगर ऐसा ना हो तो लंग्स को चला जाएगा फूड। इसी वजह से जब भी हम खाना खाते हैं तो ज़्यादा हंसना और ज़्यादा बातें करना गलत माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से जो भी फूड हम खाते हैं और हमारा बात करने से, हंसने से जो एयर पैसेज होता है, इसके लिए ये भी खुला रहना पड़ेगा हमारा विंड पाइप। तो दोनों के वजह से दोनों खुला रहेंगे तो कभी कभी नाक में घुस जाता है ना, बहुत ज़्यादा छींक आती है या फिर गले में अटक जाती है खाना, वो चीज़ दिक्कत होती है। इसी वजह से खाना खाते समय थोड़ा सा शांत बैठकर खाना चाहिए। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का काम समझ में आ गया। ये यहाँ पर होता है बिल्कुल, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट ऑन द, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के बिल्कुल टॉप में एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, हो गया समझ। अभी हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा बॉकल कैविटी पढ़ा, माउथ, टोंग और टीथ के बारे में पढ़ा, कैसे टीथ और टोंग हमें हेल्प करते हैं च्यू करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में, स्टार्च को शुगर में। अब हम पढ़े एपिग्लॉटिस ने इसको क्लोज कर दिया विंड पाइप को, और हमारा खाना आसानी से फूड पाइप से में आ गया। फूड पाइप का जो मूवमेंट है, पैटर्न है मसल्स का, उसके मदद से वो आ गया स्टमक तक। ठीक है, अब हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टमक। Stomach is the widest part of the alimentary canal. It is a thick-walled sac-like muscular organ. It receives food from the esophagus and passes it into small intestine. ये क्या करता है? स्टमक का क्या काम है? ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, इसको ज़रूर अंडरलाइन करिएगा। एलिमेंटरी कैनल का सबसे वाइडेस्ट या फिर चौड़ा पार्ट जो है
वो स्टमक होता है। ये क्या करता है, इट इज़ ए थिक वॉल्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। ये थिक वॉल्ड है, इसका वॉल जो है बहुत ही ज़्यादा थिक है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ओएसोफेगस एंड पासेस इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका क्या काम है, फूड पाइप से फूड रिसीव करेगा और ओएसोफेगस से या फिर फूड पाइप से, एंड इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ही नहीं जाता है, जिससे कि वो स्टमक में आता है तो वहाँ पर डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस विच हैव म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन देम। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है स्टमक, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये देखिए म्यूकस का काम आ गया। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो इनर लाइनिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम्स इन द स्टमक। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, म्यूकस जो है हमारे स्टमक का इनर लाइनिंग को वो सेव करता है। ये अगर हमारा स्टमक हो गया, मान लीजिए हमारा स्टमक है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल्ड है। तो थिक वॉल्ड है इसीलिए यहाँ पे सारा खाना जाकर रहता है, पानी रहता है तो भारी तो होगा ही, वरना छेद नहीं पड़ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर इसको थिक वॉल्ड बनाया। और साथ ही यहाँ का जो इनर लाइनिंग है, ये इसने क्या सीक्रेट किया, म्यूकस सीक्रेट किया, HCl सीक्रेट किया, और साथ ही साथ क्या सीक्रेट किया, एंजाइम सीक्रेट किया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है। अगर ये डायरेक्ट स्टमक के ऊपर गिरा तो स्टमक का जो वाल है इसमें ये छेद कर सकता है। और जब भी ये अगर हम ये क्यों होता है, ये होता है फिर भी जब हम खाना सही समय से नहीं खाते हैं, हमारे खाने का टाइमिंग जो है वो कभी भी सही नहीं रहेगा। हम अगर पानी का क्वांटिटी कम करेंगे और अपना जो रूटीन है उसको हम इरेगुलर अनहेल्दी रूटीन फॉलो करेंगे, तो ये HCl का जो है, ये जो सीक्रेट होता है, इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रहेगा। अगर हम सही समय पे खाते हैं, मान लीजिए रोज़ हम 12 बजे लंच खाते हैं, तो ठीक 12 बजे ही बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा सेट हो जाएगा और ये जो HCl है वो ठीक 12 बजे ही रिलीज होगा। लेकिन आप कभी 8 बजे खाएंगे, कभी 2 बजे खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी यहाँ पर HCl है उसका पैटर्न बिगड़ जाएगा और जब मन करे तब रिलीज होगा, तब तो फूड होगा ही नहीं स्टमक में। तो ये क्या करेगा, जाकर वाल्स को ऐसे छेद करेगा वाल्स में, और वाल्स को जब डिफेक्ट होगा यहाँ पे तो हमारे स्टमक में जलन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और फिर यहाँ पर सब अल्सर डेवलप हो जाता है, उसको अल्सर कहते हैं। और यही अल्सर अगर बढ़ जाए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो है म्यूकस को दिया गया है। म्यूकस का काम क्या है कि ये जो इनर लाइनिंग है यहाँ पर ये एक लेयर बना के रहेगा, जो कि HCl अगर यहाँ पर अगर गिरे भी तो इसको ये क्या करेगा, ये वाल को सेव करेगा। लेकिन ये कितने देर तक कर सकता है, बार बार HCl तो जिसमें गिरेगा उसको जलाएगा। HCl जब गिरेगा, ये तो एसिडिक है और बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है, तो ये जो यहाँ पर गिरेगा तो इसको जलाएगा ही ना, तो म्यूकस भी ख़राब हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट स्टमक की वाल्स को अटैक करेगा। इस वजह से हमें फूड पैटर्न, अपना रूटीन बिल्कुल सही करना चाहिए, खाने का टाइमिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, और ताकि हमारा स्टमक जो है वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो हमने अभी HCl और म्यूकस दोनों के बारे में पढ़ा। म्यूकस का काम है ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, HCl का काम है फूड को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन करना और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, जिसके वजह से फूड जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, साथ ही साथ डाइजेशन हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाय द एंजाइम्स इन द स्टमक। स्टमक की मदद से ये क्या करता है, डाइजेशन करता है। HCl के मदद से ये बैक्टीरिया को किल करता है, और म्यूकस की मदद से स्टमक को, ये इनर लाइनिंग को सेव करता है। हो गया इन तीनों का काम। अब पढ़ेंगे द एंजाइम्स इन द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड्स। तो एंजाइम ने क्या किया, जो भी हमने खाना खाया उसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड जैसे सिंपलर सब्सटेंस में ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। अब पढ़ेंगे स्टमक विथ ए होल। देखिए
On June 6, 1822, a person named Alexis Saint Martin was accidentally shot in the stomach. Dr. Beaumont treated his wound. Despite his best efforts, Dr. Beaumont could not close the hole of his stomach that never fully healed. इनका जो स्टमक में है ये क्या हुआ, शॉट मतलब हो गया, बंदूक से किसी ने गोली मार दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें जो है छेद हो गया, जो छेद को डॉक्टर ने बिल्कुल भर नहीं पाए, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं हुआ. डॉक्टर ब्यूमोंट रिकॉग्नाइज्ड दैट ही हैड इन सेंट मार्टिन द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व डाइजेस्टिव प्रोसेस. इनको क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिल गया डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो छेद हो गया और ये बिल्कुल भर नहीं पाया. तो ही बिगैन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन इन द स्टमक ऑफ सेंट मार्टिन. Most of these experiments were conducted by tying a piece of food to a string and through the hole. इन्होंने क्या किया, उसी होल में फूड को एक स्ट्रिंग में बांध कर फिर उसके अंदर इंसर्ट किया, इनटू सेंट मार्टिन स्टमक में इंसर्ट किया. Every few hours Dr. Beaumont would remove the food and observe how well it had been digested. Dr. Beaumont also extracted a sample of gastric acid digestive juice from St. Martin's stomach for analysis. He also used samples of this stomach acid to digest bits of food in cups. This led to the important discovery that the stomach acids help to digest the food into simple and soluble nutrients that the stomach can use. It was thus realized that digestion is primarily a chemical process and not a mechanical one. इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जब वो छेद की मदद से उसमें खाना फिर इंसर्ट किया, फिर उसको बाहर निकाला, गैस्ट्रिक जूस को भी बाहर निकाला, गैस्ट्रिक जूस में क्या है उसको देखा, ऑब्जर्व किया, उसको बाहर निकाल के बाकी फूड को उन्होंने डाइजेशन करने के लिए उसको यूज किया. इन सब प्रोसेस से उनको ये पता चला कि ये जो है गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज करता है स्टमक, और ये बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. और मेनली इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि स्टमक में जो हमारा डाइजेशन होता है वो मेनली एक क्या प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, बट ए फिजिकल प्रोसेस नहीं है. मतलब फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या, मतलब चावल अगर इतना सा दाना है, हमने इसको चबा के ऐसे बना दिया, तो इसको तोड़ के ऐसे बनाया, ये है फिजिकल. लेकिन केमिकल क्या है, ये ऐसे फॉर्म में आने के साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो केमिकल फार्मूला है, बैलेंस है, कुछ भी केमिकल कंपोजिशन है, ये तोड़कर फिर अलग चीज़ में ये कन्वर्ट होता है. मतलब केमिकल आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में केमिकल रिएक्शन क्या है, फिजिकल रिएक्शन होता है, मतलब केमिकली चेंज होता है. मतलब इसमें जो है ये परमानेंट चेंज हो गया, ये वापस से नहीं आ सकता अपने ओरिजिनल फॉर्म में. ठीक है, वही चीज़ इन्होंने डिस्कवर किया. The small intestine is not all the small. It is about 6 to 7 मीटर लॉन्ग. इसका नाम स्मॉल है लेकिन ये स्मॉल नहीं है, ये है 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग. इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस. क्या क्या सिक्रेट करता है ये जिसके मदद से डाइजेशन होता है? Secretion from liver. The liver is the largest gland in the human body. It is present slightly below the stomach on the right side. इसका क्या काम है? जो लिवर का ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, और साथ ही साथ ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये रहा लिवर. ये कहाँ पर है? इसके अपर साइड में है, राइट साइड में. इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. दिस बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. ये बाइल जूस क्या करता है? इसका क्या काम है? ये गॉल ब्लैडर में रहता है और ये डाइजेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है, जो भी फैट हमारे बॉडी में होता है. Secretion from pancreas. Pancreas is a yellow leaf-shaped gland located just below the stomach. ये आ गया pancreas. ये इसका क्या काम है अभी हम पढ़ेंगे. It secretes pancreatic juices. This juice acts on carbohydrate, protein and fat and breaks them into simpler form. तो फैट्स जो है ये ब्रेकडाउन होते हैं गॉल ब्लैडर में, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इनकी मदद से. और पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज में येलो लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है, ये इसमें से जो जूस रिलीज होता है ये प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, तीनों चीज़ों को ये ब्रेकडाउन करता है. सिक्रेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद में क्या होता है? इट सेल्फ सीक्रेट एन इंटेस्टाइनल जूस. दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. मतलब बारी बारी से यहाँ पर भी डाइजेशन हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ.
पहले तो हमने जो फूड खाया, डाइजेशन का प्रोसेस यहीं पे शुरू हो गया, हमने इसको चबाया, सलाइवा की मदद से ये शुगर में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया स्टमक में, यहाँ पर भी इसने इसको एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन किया, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड पहुँच गया। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पर ये वाला जूस आ गया लिवर में से, और यहाँ से आया पैनक्रियाज में से, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जो जूस रिलीज होता है, तीनों मिलकर फिर यहाँ पर और डाइजेशन किए, किस किस को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को। इसके बाद फिर आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इसमें से जो भी हमको फैट मिलता, जो भी हमको न्यूट्रिएंट मिलता है, जो भी सिंपलर सब्सटेंस मिलता है, ये फिर एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके जो बॉडी पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिज्म है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाला चीज़ है, झिल्ली है, इसकी मदद से ये फिर अब्जॉर्ब होता है। The small intestine uses the bile, pancreatic and intestinal juices to complete the process of digestion of food in itself. Here carbohydrates are digested to simple sugar like glucose, proteins are broken down into amino acids and fats are broken down into fatty acids and glycerol. ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सिंपल शुगर में जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में, एंड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। इनको ध्यान से पढ़िएगा, इनको अंडरलाइन कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, जो फूड डाइजेशन हमारा हो गया, सारे जो इतने सारे एंजाइम आए, इतने सारे केमिकल सिक्रेशन हुआ, और इनके मदद से जो भी डाइजेशन हुआ, इसको अब क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व करेगा। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड भिल्ली। बहुत ही सारे ऐसे भिल्ली होते हैं इसमें। ये है यहाँ पर पिक्चर में देखा गया है, डायग्राम में देखिए। द भिल्ली इंक्रीजेस द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड हमने डाइजेशन किया, उसके लिए किसने स्पेस क्रिएट किया, जो भी भिल्ली है, ये क्या करता है, और ज़्यादा इफेक्टिव ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है। दिस ऑब्जर्व्ड फूड इज पासेस टू ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द भिल्ली। ये क्या करता है, फिर इतना ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में ये डाइजेशन हो जाता है कि बाद में ये क्या करता है, ब्लड में मिल सकता है। इतना ज़्यादा ये डाइजेशन होकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लड वेसल में ये फिर ऑब्जर्व होगा। यहाँ से यहाँ पर जो ब्लड वेसल है, ये देखिए ब्लड कैपिलरी नेटवर्क, इसमें ये आ जाएगा, ऐसे ऑब्जर्व होगा। जो भी ये अगर मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस में ऐसे भिल्ली होते हैं। ये है मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस, यहाँ पे तो ये तो इतना इतना ऐसे 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 बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा राउंड होकर है। तो मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया हम ले रहे हैं, और इसमें ऐसे भिल्ली प्रेजेंट होते हैं। तो ये भिल्ली का क्या काम है, ये इसको ऑब्जॉर्व करते हैं फूड को, और फिर इसमें जो ब्लड वेसल होते हैं, ये इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर आने के बाद क्या होता है, द भिल्ली इंक्रीजेज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। दिस ऑब्जॉर्व्ड फूड इज पास टू ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द भिल्ली। द फूड thus गेट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया द ब्लड। अब आ गया ब्लड का काम। डाइजेशन होने के बाद ब्लड में ये जो खाना मिल जाता है, हमारा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, ये फिर सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, जो भी फूड हमने खाया, डाइजेशन हमारा हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट हमको मिला, उसका ही एब्जॉर्प्शन को, इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। अब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. It is about 1.5 meters in length. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. जो भी हमारा डाइजेशन होने के बाद जो भी चीज़ बच गया, वो डाइजेशन नहीं हो पाया, वो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अनयूज्ड है, ये फिर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 meters in length. It undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Here the excess of water and some minerals are absorbed from the undigested food. अब देखिए, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होता है. जो भी बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, जो भी यहाँ पर बच गया लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, इसका फिर क्या काम है, ये वो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या में मिनरल और वाटर जो भी थोड़े थोड़े बच जाते हैं, वो ऑब्जर्व हो गए.
ऑब्जर्व होने के बाद द लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ फूड पासेस टू द रेक्टम एंड इज स्टोर्ड देयर एज फेशियल मैटर। द फेसेस आर एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। कितना सुंदर बॉडी में हमारा भगवान ने सिस्टम बनाया है। ये एक तरीके से मशीन ही है और ये एक फैंटास्टिक मशीन है। हमारा बॉडी जो है एक फैंटास्टिक मशीन है। देखिए, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री में मिल रहा है आपको लॉन्ग्स, लीवर, ये सब। अगर आप एक एक चीज़ों का, किडनी, हार्ट, इन सब चीज़ों का अगर आपने प्राइस लगाओगे ना, तो मुफ्त में भगवान ने हमें करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी है। तो इसका जो है हमें ख्याल रखना चाहिए हमारे बॉडी का। इधर उधर के खाना खाते हैं ना, तो स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है और साथ ही साथ इनमें जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, जो बाद में बहुत परेशान करता है। ये ख़राब हो जाते हैं। तो सोच समझकर खाना खाइएगा। चिप्स में बिल्कुल टूटिएगा मत। कभी कभार खाने से वो फिर चलता है, ज़्यादा खाने से दिक्कत आती है। ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फूड आ गया, इसके बाद ये कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन ने फिर क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा वाटर, मिनरल, कुछ बचा कुचा था, ये इसने ऑब्जर्व कर दिया और फिर यहाँ से आकर ये रेक्टम में स्टोर हुआ। रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये अनस की मदद से फिर रिलीज हो जाता है। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। वी ऑल ईट चपाती और सैंडविच क्वाइट ऑफन। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। इट दस हेल्प्स टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स फॉर इट्स मेंटेनेंस फॉर ऑन ग्रोथ। ये तो हमको पता ही है, डाइजेशन में जो भी चीज़ें होता है हमने पढ़ा। हम चपाती वगैरह खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, इन सब चीज़ों के लिए हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है। यूज़ द फ्लोर चार्ट गिवन नेक्स्ट पेज एंड ट्रैक द जर्नी ऑफ द चपाती। ये देखिए, हम जब खाना खाए, रोटी या चपाती खाए तो क्या हुआ, रोटी और चपाती खाए, फिर ये माउथ में गया, फिर स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर रेक्टम में गया, फिर एनस में गया। ये है इसका जर्नी। ऐसे ही हमारे सारे फूड का जर्नी होता है। न्यूट्रिशन इन कॉर्ड चूइंग हर्बीवोर्स एनिमल्स। ठीक है, अब हम हर्बीवोर्स में, कॉर्ड चूइंग एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन हो जाता है वो देखेंगे। कॉर्ड चूइंग हर्बीवोर एनिमल कॉल्ड रूमिनेंट्स। काउ, डियर, कैमल, बफेलो, शीप एंड जिराफ आर सम ऑफ द वेल नॉन रूमिनेंट्स। इनको क्या कहा गया, रूमिनेंट्स कहा गया है। क्यों रूमिनेंट किया गया है, दे हैव स्पेशल 4 चैम्बर्ड स्टमक। इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे पूरा अलग है। इनका 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, इसलिए इनको रूमिनेंट कहा जाता है। द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट वन कॉल्ड द रूमेन। दीज एनिमल्स first swallow the food quickly and store it in the rumen. The rumen has some microorganisms that help in partial digestion of the cellulose of the plant material. This food is now called curd. यहाँ पर जो है फूड जो इसने लिया था, इसका नाम अभी बदल गया और यहाँ पर आने के बाद ये हो गया कर्ड। ठीक है, द रूमिनेंट लेटर ऑन ब्रिंग द कर्ड बैक टू द माउथ एंड च्यू इट थॉरोली। जो ये इसने जल्दबाजी में निगल लिया था, जल्दी जल्दी निगल लिया था, क्योंकि अगर ये डाइजेशन करके अच्छी तरह से चबाए तब तक तो बाकी सारे जीव खाना खा लिए होंगे। इसी वजह से इनको भरपेट खाना मिल सके, इस वजह से इनका जो है नेचर ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इनके 4 जो है स्टमक होते हैं। पहले वाला स्टमक का नाम रूमेन है। इसमें आकर इनका ओएसोफेगस है, ये यहाँ पर आकर ये स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद इसको जो फूड इन्होंने निगल लिया था, इसको कहा गया कर्ड। ये कर्ड फिर वापस से इनको जब मन करे ये तब चुपचाप बैठकर इसको फिर बाहर लेकर चबा सकते हैं अपने मुंह में लेकर। इसको कहा जाता है रूमिनेशन। द थॉरो च्यूइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग रूमिनेशन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द रिच सेल्यूलोज कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल। ये क्या है, तो कच्चा खाता है ना, फूल पत्ती जो भी मिले घास फूस खा लेता है, तो वो तो बिल्कुल कच्चा रॉ सेल्यूलोज होता है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होगा ही नहीं, इसलिए लोग खाना खाने के बाद आराम से बैठकर फिर च्यू करते हैं, इनका डाइजेशन जो है होता है। दिस ब्रेकिंग डाउन मेक्स इट ईजी ऑफ दीज एनिमल्स टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कंटेंट। ये जो ब्रेक डाउन होता है ये इसलिए इनका सेल्यूलोज कंटेंट आसानी से डाइजेशन हो जाता है। रूमिनेंट्स ऑल्सो हैव ए स्पेशल बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन देयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज कॉल्ड कैकम। इनका क्या है, कैकम। यहाँ पर आ गया कैकम, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कैकम हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज ऑफ फूड। ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिर क्या हुआ, अच्छे से डाइजेशन होने में ये और मदद करता है। इन दी इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हियर दैट सच बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स
cannot therefore digest the cellulose which goes on to form roughage. Roughage helps in bowel movement in the human body. तो ये चीज़ हमारे अंदर डाइजेशन नहीं होता है, ये बाहर निकल जाता है जो भी रफेज हम खाते हैं। तो ये हमारे बावल मूवमेंट को, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे सारे पार्ट्स के मूवमेंट को और वर्क को स्मूथ करता है रफेज, लेकिन ये इनमें डाइजेशन हो जाता है। रुमेन, ओमासम, एबोमासम, ये सारे जो है इनके स्टोमक से। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिर अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस पर कैकम है, यहाँ के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। इनका फूड ऐसे होता है। अमोइबा में कैसे होता है? अमोइबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मस्ट सॉइल, पॉन्ड्स एंड लेक्स। इट इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये कहाँ पर मिलते हैं? पॉन्ड्स में, लेक्स में मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर होते हैं। It constantly changes its shape and moves with the help of pseudopodia. Pseudopodia means false feet. इनके कोई फीट नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने बॉडी को ही ऐसे अलग अलग शेप में, डिजाइन में बदल सकते हैं, एक फूट की तरह शेप में बदल कर इसके मदद से ये मूवमेंट करते हैं। इसीलिए इनको फॉल्स फूट कहा गया या स्यूडोपोडिया। अलग से कोई फूड नहीं प्रेजेंट नहीं होता है इनमें। Amoeba feeds on small microscopic organisms like bacteria and algae. When amoeba comes in contact with food, it produces pseudopodia around the particle. मतलब ये जब देखिए यहाँ पे ये है ऐसे बिल्कुल नॉर्मल है इसका, जब ये जैसे ही फूड मिला तो इसने क्या किया? फॉल्स फीट शुरू किया क्रिएट करने के लिए इसके चारों तरफ, ताकि ये एक अपना बॉडी का वो बना सके, कवरिंग बना सके। और फिर इसको फिर अच्छे से ये इसने यहाँ पर कवर कर दिया, अपने बॉडी के शेप चेंज करने के साथ साथ फूड को भी अपने बॉडी के अंदर बिल्कुल ऐसे भर लिया ताकि ये बाहर ना जा सके। फिर उसको क्या किया? इसने अंदर ले लिया, लेकर यहाँ पर फिर उसका डाइजेशन हो गया, खाना खा लिया, फिर वापस से खुल गया, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल गया बाहर। कितना ईजी है इसका प्रोसेस। अराउंड द फूड पार्टिकल, ये क्या करता है? अपना फूड जो है बनाता है और फिर फ्यूज द फूड गेट ट्रैप्ड इनटू द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू दिस वैक्यूल टू डाइजेस्ट द फूड। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल एक्सपेल्ड फ्रॉम द अमोइबा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ये हो गया इनका इजेशन। ठीक है, हमारे भी जो स्टमक में जब डाइजेशन होने के बाद रेक्टम और एनस में आकर हमारा जो अनडाइजेस्टेड अनरिक्वायर्ड चीज़ है वो बाहर निकलता है, उसको हम इजेशन ही कहते हैं। ठीक है, हो गया चैप्टर 2 हमारा ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तब तक आप ये सब सारा पढ़ाई ख़त्म कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं रहती हूँ। अपना अपना काम करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।